डियर स्टूडेंट, ये है द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट थर्ड। और इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड फॉर नीट बायोलॉजी पार्ट थर्ड। 2 पार्ट में हमने कवर किया था टैक्सोनॉमी तक। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी की क्या मेथड्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। जैसे पहला अगर वो देखें प्रिंसिपल, हम टैक्सोनॉमी का तो पहला दिया था लीनियस ने दिया था 1735 में ये। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 2 किंगडम थे। पहला किंगडम इन्होंने दिया था एनिमेलिया और सेकंड किंगडम था वेजिटावेलिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को रख दिया और जितने भी प्लांट थे या जो हर्ब थे, छोटे छोटे प्लांट, घास फूस, उन सबको इन्होंने सेकंड किंगडम में रख दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेकंड मेथड दिया या सेकंड प्रिंसिपल दिया। सेकंड प्रिंसिपल जो दिया था वो दिया था हक्सले ने हेकल ने दिया था, और एक नाम हो रहा था इनका, हेकल ने दिया था। ठीक है, हेकल ने जो ये वाला सिद्धांत दिया था वो दिया था 1866 में, यानी 1866 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किंगडम और ऐड कर दिया, यानी इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने किसको ऐड किया था, प्रोटेस्टा। प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से थे ही, लेकिन इन्होंने प्रोटेस्टा को रख दिया। प्रोटेस्टा में कौन आते हैं, प्रोटेस्टा में आ जाते हैं सभी प्रोटोजोआन, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन से सिलाइम मोल्ड से फंगस, ये सब आ जाते हैं प्रोटेस्टा में। प्लांट में प्लांटी और एनिमेलिया में सारे एनिमल आ जाते हैं। थर्ड जो प्रिंसिपल था टैक्सोनॉमी का वो दिया था कॉपलैंड ने, ये दिया था 1956 में, 1956 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 किंगडम कर दिए, मतलब एक को और ऐड कर दिया, ये एक और डिस्कवर्ड कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, मोनेरा को रख दिया। मोनेरा जो है वो ओनली प्रोकैरियोटिक है, यानी इसमें ओनली यूनिसेलुलर आते हैं मोनेरा में। फिर उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्टा और प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से थे ही मोनेरा में। और जो प्रोटेस्टा है इसमें कुछ यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स भी आते हैं, और यहाँ से मल्टी सेलुलर यानी यूकेरियोट्स जो शुरू होती हैं, स्टार्टिंग होती है, वो प्रोटेस्टा से होती है। ठीक है, प्रोटेस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सब में यूकेरियोट्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है। उसके बाद दिया गया था 4th किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 4th जो प्रिंसिपल है वो दिया था बीहीटेकर ने, ये दिया था 1969 में, यानी ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अब कौन सा नया एक किंगडम ऐड हुआ है, वो है फंजाई। जैसे पहला मोनेरा तो ऊपर पढ़ लिया है, फंजाई को और इन्होंने ऐड कर दिया। प्रोटेस्टा पहले से ही था, प्लांटी भी था और एनिमेलिया था। अब फंजाई पहले क्या किया था, इसमें जो ऊपर थे कोपलैंड, इन्होंने क्या किया था, फंजाई या फंगस को जितने भी थे वो सब प्रोटेस्टा में रख दिए थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंजाई का एक अपना जगत ही बना दिया, मतलब किंगडम एक न्यू बना दिया, और इसको क्या कह दिया, इसको एक नाम दे दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बीहीटेकर का जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग ही जो हर्बेरिया वगैरह हैं उन सब को बनाया जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है ये। उसके बाद अगला जो 5वां प्रिंसिपल दिया था वो दिया था टैक्सोनॉमी का 5वां प्रिंसिपल दिया था हुज ने और उनके साथियों ने, ये दिया था 1977 में। ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ न्यू चीज़ों, एक और न्यू ऐड कर दिया। 5 तो ऑलरेडी था, 6 कर दिया। 6 में इन्होंने क्या ऐड किया, यू बैक्टीरिया कर दिया। यू बैक्टीरिया में कौन कौन आ गए, साइनो बैक्टीरिया को रख दिया, या जो फोटोसिंथेटिक वो होती है बैक्टीरिया उनको रख दिया। प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होती है उनको रख दिया। आर की दिया, आर की में ऑल बैक्टीरिया आ जाती हैं।
प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा पहले से था, प्लांटी एनिमेलिया और फंजाई, ये भी पहले से दे के रखा था। ठीक है, ये थे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी या मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद एक और दिया गया था 6 वाला। 6 प्रिंसिपल में क्या दिया था, होज एंड फोक्स ने दिया था ये 1999 में। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताने की कोशिश, इन्होंने दिया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन मतलब लाइफ के 3 डोमेन दिए इन्होंने, यानी जो पूरी ज़िंदगी है उस पूरी लाइफ में उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था यू बैक्टीरिया, दूसरा था आर्की बैक्टीरिया और तीसरा था यूकेरियोट्स। यू बैक्टीरिया भी ऊपर है, आर्की भी ऊपर है, वो इस उनमें से 3 को छाट के और इन्होंने क्या कर दिया, किंगडम की जगह डोमेन कर दिए। बस यही याद रखना कि ये डोमेन जो दिए थे 3 वो दिए थे होज एंड फोक्स ने। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बाद है क्लेडेस्टिक या क्लेडोग्राम। ये क्या होता है, पहले इसे समझेंगे। क्लेडोग्राम किसे कहते हैं। क्लेडोग्राम के थ्रू हम किसी भी स्पीसीज का आइडिया लगाते हैं कि मतलब ये किससे इवोल्व हुई है, ये किसके साथ इसकी कितनी सिमिलरिटीज़ है, मतलब कितने करेक्टर किससे मैच करते हैं, ये किसके बाद किसका इवोल्यूशन हुआ है, इन सब का जो स्टडी करते हैं हम वो क्लेडोग्राम के थ्रू करते हैं। जैसे ये देके भी रखा है, इट क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रिकल ऑर्डर्ड इन विच द इवोल्यूशनरी ब्रांच। ये यही बताने की कोशिश करता है, मतलब इनका किसका इवोल्यूशन किसके बाद हुआ है और किसका सबसे पहले और किसका लास्ट में हुआ है। जैसे अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, ये जो है वो मतलब एक उसके थ्रू दिखाया गया, एक एज अ ट्री के थ्रू दिखाया गया, इसे ट्री कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये सबसे पहले दे दिया है इन्होंने, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इन्होंने सबसे पहले वर्टिब्रेट को दिया है। वर्टिब्रेट में भी सबसे पहले को किसका इवोल्यूशन हुआ है, शार्क का। शार्क के बाद फिर बोनी स्केल्टन वाले आए जो जिसमें क्या था, रे फिशेस थी। उसके बाद एम्फीबियन आए, एम्फीबियन के बाद पिरामिड्स, रेबिट आए, रेबिट के बाद क्रोकोडाइल आए और क्रोकोडाइल के बाद वर्ड्स आए। तो समझ पा रहे हैं मतलब कौन किससे इवोल्व हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो शार्क, शार्क के बाद फिशिश, शार्क भी एक फिश है, रे फिशिस। उसके बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन से रैबिट, रैबिट से क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल से वर्ड्स। तो समझ पा रहे हैं, जैसे ये पहला वर्टिब्रेट था शार्क, उसके बाद अगला जो रे फिशेस आई उसमें क्या हो गया, बोनी स्केलेटन भी देखने को मिला। उसके बाद जब एम्फीबियन आए तो इनके पास 4 लिम्ब आ गए। उसके बाद जब प्राइमेट्स रैबिट आए तो उसमें हेयर भी थे, प्लस क्या था, एमनियोटिक एग, एक एग भी बनना शुरू हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, जब क्रोकोडाइल्स आए तो इसमें एग विद शेल के था, मतलब एग के ऊपर एक टाइट सा थिक सा कवर था जिसको हम शेल कह रहे हैं, मतलब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे जो लेटेस्ट है वो है वर्ड्स। अगर हम देखें प्राइमेट्स को, यहाँ हम देखने की कोशिश करें प्राइमेटिव, प्राइमेटिव में सबसे पहला है शार्क फिश और लेटेस्ट है, यानी जो अब देखने को मिलता वो था वर्ड। ये था हमारा क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम क्या होता, आई होप समझ में आ गया होगा। इससे आगे पढ़ने की उसके बाद हम आगे, जैसे ये है अब दे के रखा मोर्फो स्पीसीज, यानी जो मोर्फो स्पीसीज है वो कौन सी वाली होती है उनके बारे में यहाँ बताया गया। मोर्फो का मतलब होता है मोर्फोलॉजी, मतलब देखने में उनका जो मोर्फोलॉजी अपेरियन वो कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बाहर से अगर हम देखें तो कैसा है। मोर्फो का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है। मोर्फोलॉजी, मोर्फो स्पीसीज यानी देखने में जो स्पीसीज है उसकी स्पीसीज। अब हम इसमें जो स्पीसीज को रखेंगे उनको रखेंगे जो उनके मतलब मॉर्फोलॉजी के बेस पर हैं। जैसे इसमें इस इवोल्यूशन को कहते हैं डाइवर्जन इवोल्यूशन। डाइवर्जन का मतलब है कोई भी चीज़ एक जगह से निकलकर बिखर गई। डाइवर्जन, डाइवर्जन मतलब डाइवर्ट हो गई। जैसे ये दे के रखा, जैसे डार्विन फिंचेस है, ये डार्विन फिंचेस क्या हुई, इधर निकली उधर निकली, मतलब ये अलग अलग एटमॉस्फेयर में चली गई, यहाँ उधर
इधर। तो इतनी जगह इतने एटमॉस्फेयर में डाइवर्ट होने के बाद इनकी जो वो थी साइज जो वीक था, मतलब इनकी जो बीक का साइज था वो चेंज हो गया। यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, यहाँ का अलग था, यहाँ का अलग था, यहाँ का अलग था। यानी जिस जिस एटमॉस्फेयर में ये डाइवर्ट हुई, डाइवर्ट मतलब बिखरी, उस सब एरिया के अकॉर्डिंग इनका जो बीक साइज था, बीक मतलब चोंच का साइज था, वो अलग अलग हो गया। तो उनका जो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर था वो चेंज हुआ। तो ये सब थे कहाँ से, निकले कहाँ से थे, सब एक ही पेरेंट से निकले हैं, लेकिन क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। तो डाइवर्ट होने की वजह से इसको कहते हैं डाइवर्जन इवोल्यूशन या मोर्फो स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो एक ही पेरेंट से निकलकर डाइवर्ट हो गए, मतलब अलग अलग चले गए, अलग अलग डाइवर्ट हो गए, और जिसके बेस पर इनकी जो बीक साइज था उसमें चेंजेस आ गए, और बीक साइज में चेंज होने की वजह से इनकी जो ब्रीडिंग थी वो चेंज हो गई। मतलब ब्रीडिंग मतलब इनका जो मेट करने का टाइम था, या जिससे ये मेट करते फिर ये अपने जैसों से मेट करेंगे, इसकी वजह से क्या हुआ, एक और नई स्पीसीज देखने को मिली। उसके बाद आगे दिया है इन्होंने सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब होता है कन्वर्जन इवोल्यूशन। कन्वर्जन इवोल्यूशन मतलब ऐसी स्पीसीज जो आई तो अलग अलग एरिया से थे, मतलब ये ऊपर वाले का बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा था, एक ही जगह से एक ही एरिया से चीजें डाइवर्ट हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों से अलग एटमॉस्फेयर स्पीसीज वन आई, टू आई, ये 3 स्पीसीज आई और आके ये एक ही एटमॉस्फेयर में रहने लगी। क्या देखने को मिला, कुछ टाइम के बाद इन्होंने जो करेक्टर, इनके पास जो करेक्टर आया या इनकी जो मॉर्फोलॉजी थी वो देखने में एक जैसी हो गई। जबकि इनके जो पेरेंट थे वो कैसे थे, एंसिस्टर इनके डिफरेंट थे, इनके जो पूर्वज थे वो कैसे थे, सबके अलग अलग थे, लेकिन एक ही एरिया में रहने की वजह से इनकी जो मॉर्फोलॉजी थी, ये जेनेटिकली तो डिफरेंट है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ऐसी अगर ऊपर वाले की मैं बात करूँ तो वो कैसे हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली तो, अगर ये इनकी मैं बात करूँ तो ऊपर वालों की, तो वो देखने में कैसे हैं, जेनेटिक लेवल पे तो सेम है, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। इसका अगर हम बात करें तो ये अपोजिट हो गया। यानी इनकी जो जेनेटिकल करेक्टर्स हैं, यानी जो जनरेशन आई है वो अलग अलग जगह से आई है, बट लेकिन एक ही जगह में एक ही एरिया में रहने की वजह से इन्होंने जो मॉर्फोलॉजी गेन की है वो सबकी सिमिलर है, एक जैसी है। ठीक है, ये था सिबलिंग स्पीसीज में कन्वर्जन। कन्वर्ट हो गई, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ज हो गई एक साथ आकर बाहर से। आगे देके रखा है इन्होंने, अगला है एलोपेट्रिक स्पीसीएशन।